हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं आपके सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आ गया है, तो उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे। तो आज हम देखेंगे साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई थिंक जो ऑनलाइन वाला एग्ज़ाम हुआ था 2023 में 6 डेट का पूरा फुल पेपर है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और पूरा फुल पेपर है साइंस का, 6 डेट का, पूरे 30 क्वेश्चन हैं। आप लोग भी पूरे 30 क्वेश्चन देखिएगा, हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही होता है। ठीक है, तो साइंस के लिए अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख लेते हैं तो इससे भी आपका पेपर पास हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें इससे पहले 61 नंबर से यहाँ पे क्वेश्चन है, इससे पहले आपका मैथ का रहता है। ठीक है ना, तो 61 नंबर से यहाँ पे हम देखते हैं साइंस का क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा है यक्स इज ए प्लांट हुइच इज एन ऑटोट्रॉफ एज वेल एज ए हेट्रोट्रॉफ, व्हाट कुड यक्स बी। तो यहाँ पे जो यक्स है वो क्या होगा, यहाँ पे ऑटोट्रॉफ भी है एज वेल एज जो है यहाँ पे हेट्रोट्रॉफ भी है। आई थिंक यहाँ पे स्वपोषी भी है, जो यक्स कोई पौधा है आई थिंक, और वह स्वपोषी भी है और साथ साथ वह विषमपोषी भी है। तो यक्स क्या हो सकता है, यहाँ पे फर्स्ट में है पिक्चर प्लांट, आई थिंक घटपरडी पिक्चर पादप, और बी है एल्गी शैवाल, सी है कस्क्यूटा अमरबेल, और डी है फंगाई। ठीक है, डी है यहाँ पे फंगाई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यक्स कोई पौधा है, तो आप लोगों को पता होगा जो घटपरडी पौधा होता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे जो घटपरडी प्लांट है लिखा हुआ है घटपरडी। तो जो घटपरडी पौधा होता है या सोपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी होता है। ठीक है, और जो ये शैवाल है, यहाँ पे जो ये शैवाल है, जो शैवाल होता है ये पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव होता है। जो पादप जगत होता है उसका मतलब सबसे ज़्यादा सरल सरल जलीय जीव होता है। ठीक है, और यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना लेता है। कौन, ये शैवाल। ठीक है ना, और ये जो कस्क्यूटा दिया हुआ है यहाँ पे अमरबेल, यह दूसरे पर डिपेंड रहता है। ठीक है, यह खुद अपना भोजन नहीं बनाता है, दूसरे पर डिपेंड रहता है। ठीक है, जैसे बेर हो गया और बबूल हो गया, इन पर फैल जाता है और उन्हें मतलब चूस करके खा लेता है। ठीक है ना, तो मतलब कि उन्हीं से ही अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जो ये कस्क्यूटा अमरबेल होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो इस कारण यह अपना भोजन क्लोरोफिल की वजह से यह अपना भोजन नहीं बना पाता है। ठीक है, तो इस कारण यह दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। और यहाँ पे जो कवक है यह अपना पोषण जो है ये मृत और सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है। तो इसे क्या कहते हैं, हम इसे मृतोपजीवी भी कहते हैं। ठीक है ना, तो यह सड़े गले पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। और यह जो अमरबेल हो गया या दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो ये अपना भोजन नहीं बना पाता है। और जो ये शैवाल है यह एक सरल जलीय जीव होता है, यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना लेता है। ठीक है ना, और ये जो घटपरली पदार्थ है आई थिंक प्लांट है, ये स्वपोषी भी होता है और उसके साथ साथ विषमपोषी भी होता है। ठीक है, तो यक्स यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। यक्स स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी घटपरडी पौधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आपको 3 परख नलियों में गुलाबी रंग का गुड़हल, यहाँ पे है गुलाबी रंग का गुड़हल के पुष्प का विलयन दिया जाता है। आप पहली परख नली में विलयन एक की 2 बूंद डालते हैं और उसका गहरा गुलाबी रंग हो जाता है। तो गहरा गुलाबी रंग कब होगा, क्षार डालने पर या अम्ल डालने पर, आप लोग बताइए। तो यहाँ पे अगला आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। तो विलियन बी में जो है 2 बूंद जब डालते हैं पर रंग में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो विलियन ए में है यहाँ पे गहरा गहरा गुलाबी हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगला देखेंगे, आप तीसरी परख नली में विलियन सी की कुछ बूंदें डालते हो तो हरा रंग हो जाता है। तो यहाँ पे हरा रंग हो जा रहा है, क्यों। तो यहाँ पे आगे ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे विलियन ए, बी और सी की प्रकृति की पहचान करने के लिए बोला है यहाँ पे। तो यहाँ पे ए में है क्षारीय, उदासीन, और सी जो विलियन ए है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे क्षारीय है, गुलाबी हो जा रहा है तो इसका मतलब क्षारीय है। और यहाँ पे बी है, कोई भी यहाँ पे रंग नहीं है, वहाँ पे था कि कोई रंग मतलब यहाँ पे कोई उसका रंग नहीं परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे उदासीन होगा, अम्लीय होगा, हरा रंग अम्लीय के माध्यम से होगा नहीं।
और यहाँ पे आप लोग देखिए उदासीन अम्लीय, तो फर्स्ट में गुलाबी होगा तो उदासीन हो जाएगा, नहीं, जब कोई रंग ही नहीं बन रहा है तो उदासीन नहीं हो सकता, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो सी ऑप्शन देखते हैं अम्लीय, तो हाँ यहाँ पे गहरा जब गुलाबी हो जाएगा तो यहाँ पे अम्लीय हो जाएगा, जब कोई रंग परिवर्तित नहीं हो रहा है तो यहाँ पे उदासीन हो जाएगा। और यहाँ पे क्षारकीय देखिए तो यहाँ पे हरा रंग कहा है तीसरे सी ऑप्शन में, जब कुछ बूंदे और डालते हैं तो हरा रंग हो जाता है, तो हरा रंग कब होगा, जब क्षारीय होगा, ठीक है ना। तो इस कारण यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाता है। तो जब फर्स्ट सी पहली परख नली में हम डालेंगे 2 बूंदे तो अम्लीय होगा, तब इसी वजह से यहाँ पे गहरा गुलाबी हो जा रहा है, कोई रंग परिवर्तित नहीं हो रहा है। सेकंड बी वाले बूंद मतलब परख नली में जो है यहाँ पे उदासीन हो जाएगा, और सी वाले प्रश्नली में यहाँ पे हरा रंग हो जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्षारीय है, तो इस कारण यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो 63 नंबर क्वेश्चन है, किसी अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र में निहित निम्नलिखित प्रक्रमों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे पहला है अप अप अपपंग को हटाया और कलछी से तैरती ग्रीस निकाल दी गई। और बी है बड़ी वस्तुओं जैसे प्लास्टिक बैग का अपशिष्ट जल को स्तंभ स्क्रीन से गुजार कर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और अगला ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। तो अगले ऑप्शन में है यहाँ पे अगला है मध्य में ढलान के लिए एक बड़े टैंक में जल को रखा गया। और डी है आवक अपशिष्ट जल की गति कम करके रेत बजरी और कंकड़ को नीचे बैठने दिया जाता है। ई है अपशिष्ट जल एक बजरी और रेत निष्कासन टैंक में प्रवेश करता है। और यहाँ पे आगे है ऑप्शन, यहाँ पे किसके बाद कौन सा वाला होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बी ऑप्शन में जैसे कि देखिए यहाँ पे है बड़ी वस्तुओं जैसे प्लास्टिक बैग का अपशिष्ट जल को स्तंभ स्क्रीन से गुजार कर निकाल दिया जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले बी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बी वाला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हटाया जाता ग्रीस, ये नहीं होगा यहाँ पे। और सी ऑप्शन में ये भी नहीं होगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो है ई वाला ऑप्शन होगा, अपशिष्ट जल एक बजरी और रेत निष्कासन टैंक में प्रवेश करता है, तो यहाँ पे ई होगा। इसके बाद बी के बाद यहाँ पे हो जाएगा ई, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके बाद डी वाला हो जाएगा, आवक अपशिष्ट जल की गति कम करके रेत और बजरी और कंकड़ को नीचे बैठने दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी के बाद ई हो जाएगा, ई के बाद यहाँ पे डी हो जाएगा, और डी के बाद यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। नो यहाँ पे सी हो जाएगा। मध्य में ढलान के लिए एक बड़े टैंक में जल को रखा गया, तो यहाँ पे ई सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे है ए वाले में अब अवपंक को हटाया और कलछी से तैरती ग्रीस निकाल दी गई, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे ए वाला होगा, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे जैसे कि पहले हम लोग यहाँ पे बी वाला किए, उसके बाद ई वाला, फिर डी, फिर सी, फिर ए, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन 64 नंबर है। तो इसमें कहा है क्वेश्चन में, एक स्विच वाले एक परिपथ सर्किट के खुले सिरों के एक शेल और एक स्विच वाले एक परिपथ सर्किट के खुले सिरों के तारों को एक के बाद एक निम्नलिखित तारों से जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा। ए ऑप्शन में है 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 5 मिलीमीटर मोटाई तार, और बी है 5 सेंटीमीटर लंबाई और 7 mm मोटाई वाली तार। और निम्नलिखित में से यहाँ पे अगला ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे क्या कहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अधिक ऊष्मा पैदा होगी इससे। बी ऑप्शन में है बी में अधिक ऊष्मा पैदा होगी, और सी में है ए और बी दोनों में एक बराबर मात्रा में ऊष्मा पैदा होगी। डी में है ए और बी दोनों में ही ऊष्मा पैदा नहीं होगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, किसमें ऊष्मा सबसे अधिक पैदा होगी, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बी में अधिक ऊष्मा पैदा होगी, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग एक बार। यहाँ पे जैसे कि अगर 5 सेंटीमीटर वाली तार है
और 7 mm मोटाई वाली तार है तो यहाँ पे सबसे अधिक ऊष्मा पैदा होगी। कौन से वाले में? बी वाले में। और ए वाले में देखिए तो 5 सेंटीमीटर लंबाई है और 3 mm मोटाई वाली तार है, तो इसमें उतना ज़्यादा ऊष्मा नहीं निकलेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी वाला, इसका 65 का बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी में सबसे अधिक ऊष्मा निकलेगी। अगला है 65 नंबर, 64 नंबर क्वेश्चन था वो वाला, यहाँ पे हम 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें कहा है R1 रिएक्शन और रीजन, आई थिंक कौन सा क्वेश्चन है, हाँ, तो यहाँ पे R1 और R2 के संबंध में सही क्रम को बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा है बिना बुझा चूना क्विक लाइम जल के साथ प्रतिक्रिया करे, बुझा चूना स्लेड लाइम उत्पन्न करता है। और R2 में है बुझा चूना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके चूना पत्थर उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे कौन सा सही क्रम होगा? ए में है संयोजन प्रतिक्रिया हो रही है और R2 में है संयोजन प्रतिक्रिया, मतलब कि दोनों में कम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। और बी में है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इसमें कौन सा हो रहा है? इसमें कम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। और इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है और इसमें कम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। तो इसका कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा? और डी में है कम्बिनेशन रिएक्शन और कम्बिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे दोनों का बराबर है R1 और R2 में। तो इसमें से थोड़ा से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे किसका सही क्रम सही है? यहाँ पे कौन सा क्रम सही है इसका? तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला क्रम आप लोग देखिए, कम्बिनेशन रिएक्शन और कम्बिनेशन रिएक्शन प्रतिक्रिया, ये यहाँ पे ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में है R1 में बिना बुझा चूना जल के साथ प्रतिक्रिया करके जल के साथ प्रतिक्रिया करके बुझा चूना उत्पन्न करता, मतलब कि यहाँ पे है स्लड लाइम उत्पन्न करता है। और दूसरा है बुझा चूना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके चूना पत्थर उत्पन्न करता है। यहाँ पे दोनों में कम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, दो या दो से अधिक पदार्थ मतलब कि मिल करके एक नया पदार्थ बना रहे हैं, वो चूना पत्थर बना रहा है। तो यहाँ पे लाइम स्लेट लाइम बना रहा है, तो यहाँ पे दोनों में नया नया मतलब कि पदार्थ उत्पन्न हो रहा है। तो इस कारण यहाँ पे कम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। अगर दोनों यहाँ पे क्या कहते हैं नया पदार्थ नहीं उत्पन्न करते तो यहाँ पे कम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे चूना पत्थर उत्पन्न हो रहा है और यहाँ पे स्लड लाइम उत्पन्न हो रहा है, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, प्रतिक्रिया करके, तो इस कारण यहाँ पे दोनों का कम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में है 66 नंबर में, यहाँ पे असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। इसमें कहा है पिक्चर प्लांट ड्रॉप्स इंसेक्ट और पिक्चर प्लांट डज नॉट हैव द क्लोरोफिल टू प्रिपेयर इट्स फूड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे पिक्चर प्लांट कीटों को फंसा लेता है। पिक्चर प्लांट हिंदी में देख लीजिएगा आप लोग, पिक्चर प्लांट में भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से जो है एक बात तो सही है, जो पिक्चर प्लांट होता है वो तो कीटों को फंसा लेता है और फिर उन्हें खा लेता है, और लेकिन यहाँ पे जो पिक्चर प्लांट में अपना भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता है, ये बात यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो है ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, क्योंकि जो कुछ पौधे होते हैं, मतलब जो ये कि पिक्चर प्लांट होते हैं, ये कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा लेते हैं, तो इसलिए इन्हें पिक्चर प्लांट कहते हैं। आई थिंक घटपर्डी पौधा कहते हैं इन्हें। ठीक है, या कीटभक्षी पौधे कहते हैं। और ये आपको पता ही होगा, ये घड़े के आकार के ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे करके कीटों को फंसा लेते हैं, इसी में गिर जाते हैं, ऊपर से यहाँ पे बंद हो जाता है। ठीक है, तो इन्हें पचा लेते हैं और खा लेते हैं जो भी। तो यहाँ पे ये बात तो यहाँ पे सही है, लेकिन जो यहाँ पे कहा है पिक्चर प्लांट में अपना भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता है, तो इसमें भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल होता है, ये बात यहाँ पे गलत है। नहीं होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, ये दोनों प्रकार के होते हैं, ये स्वपोषी और मतलब कि होते हैं, और कीटभक्षी भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं, स्वपोषी परपोषी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये पिक्चर प्लांट होते हैं स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं, तो इस कारण यहाँ पे एक सही होगा, एक गलत हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये बात यहाँ पे गलत है, क्लोरोफिल नहीं होता है, ये बात गलत है। क्लोरोफिल होता है, ये पौधे जो घटपरली पौधे होते हैं इनमें स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि इन घटपरली जो पौधा होता है वो किस प्रकार का पौधा होता है, स्वपोषी ओनली कि स्वपोषी विषमपोषी दोनों। तो आप लोग दोनों पर लगाइएगा, दोनों प्रकार से होते हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों का समाविष्ट करता है जो विद्युत के अच्छे चालक हैं। तो यहाँ पे ए है नींबू का रस, वनस्पति तेल, टोंटी का जल, आसुत जल, शैम्पू, सिरका। ठीक है। और यहाँ पे हम अगला देख लेते हैं, अगला ऑप्शन में क्या है। तो अगले ऑप्शन में यहाँ पे है नींबू का रस, सिरका, टोंटी का जल, और डी में है शैम्पू, वनस्पति का तेल, नींबू का रस। ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नींबू का रस हो जाएगा, सिरका हो जाएगा और टोंटी का जल हो जाएगा। ठीक है। ये अच्छे चालक होते हैं क्योंकि जो टोंटी का जल होता है इसमें भी मतलब करंट आ जाता है, लाइट, और सिरके में भी हो जाता है, नींबू के रस में भी हो जाता है। ठीक है। लेकिन वनस्पति के तेल में नहीं होगा, आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, वनस्पति तेल में नहीं होगा। और ऊपर यहाँ पे जो दिया गया था यहाँ पे भी है वनस्पति तेल, इसमें भी नहीं होगा, और वनस्पति तेल इसमें नहीं होगा, वेजिटेबल ऑयल में, और यहाँ पे जो डिस्टिल्ड वाटर दिया हुआ है इसमें भी नहीं होता है। ठीक है। ये अच्छे चालक नहीं होते हैं। तो आप लोग कॉपी में अपने लिख लीजिएगा कि जो है अच्छे चालक कौन होते हैं और मतलब कि बैड कंडक्टर कौन होते हैं और कौन नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे वनस्पति का तेल और आसुत जल नहीं होते हैं, बाकी यहाँ पे सभी अच्छे चालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, और ये सभी गुड कंडक्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक कंटेनर ए में 10 लीटर पानी है जब कंटेनर बी में 10 लीटर सरसों का तेल है। दोनों कंटेनरों में पानी शुरू 40 डिग्री पर है और दोनों कंटेनरों को अब 70 डिग्री तक गर्म किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सत्य है। ए में अधिक गर्मी स्थानांतरित होगी, बी में अधिक गर्मी स्थानांतरित होगी, ए और बी दोनों में समान गर्मी स्थानांतरित होगी, और डी में है ए और बी दोनों में गर्मी स्थानांतरित नहीं होगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट हो जाएगा। तो इसमें से जो ए वाला है कंटेनर, यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे कंटेनर ए में जो है 10 लीटर पानी है जबकि बी कंटेनर में जो है 10 लीटर सरसों का तेल है। तो यहाँ पे 10 जब 70 डिग्री तक यहाँ पे दोनों कंटेनरों को गर्म किया जाएगा, तो यहाँ पे इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा। ए में अधिक गर्मी स्थानांतरित होगी कि बी में अधिक गर्मी स्थानांतरित होगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा, ए में अधिक गर्मी स्थानांतरित होगी। ठीक है। ए में 10 लीटर पानी है जबकि बी में तेल है। ठीक है। तो इस कारण जल की वजह से यहाँ पे अधिक गर्मी स्थानांतरित होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इंग्लिश वाला आप लोग देख लीजिएगा, बायलिंगुअल है, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। कुछ लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों मतलब कुछ वर्ड हिंदी के समझ में आते हैं, कुछ वर्ड इंग्लिश के, कुछ लोग को केवल इंग्लिश के ही समझ में आते हैं। तो आप लोग दोनों देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं, शिखा ने एक पत्ती की निचली सतह को सूक्ष्मदर्शी से देखा और बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र का अवलोकन किया। ये छोटे छोटे छिद्र क्या हैं। सीरा है कि रंध्र है कि मिडरिब या लवक। यहाँ पे नीचे है इंग्लिश वाला, वेन्स है कि स्टोमेटा है कि मिडरिब, और डी में है प्लास्टिड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। ये 69 नंबर क्वेश्चन है। तो 69 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आप लोग बताइएगा जरूर, यहाँ पे कॉमेंट करके बताइएगा आपका कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। स्टोमेटा हो जाएगा। ठीक है। जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे कि ये लीफ हो गई। ठीक है। ये लीफ है, ऐसे ये लीफ बनी हुई है और इसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है। तो जो शिखा है वो पत्ती की निचली सतह को सूक्ष्मदर्शी से जब देख रही है तो उसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं। तो वो अवलोकन कर रही है कि छोटे छोटे छिद्र क्या हैं। तो जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में है 70 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें है ए बी और सी रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पे लवण, यहाँ पे है लवण है और इधर क्षार है और ये अम्ल है। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट
क्षार ए में क्या यहाँ पे क्या होगा, और HNO3 और पोटेशियम सल्फेट BH2SO4 से रिएक्ट करके यहाँ पे क्या होगा, और कैल्शियम नाइट्रेट CaOH2, और यहाँ पे क्या होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इसका जो है यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है Mg3OH2, बी में है KOH और सी में HNO3 होगा। ए में है Mg, बी में है KOH, सी में है NO3 और सी में है ए में MgOH2 और बी में है KOH2, सी में है NO2, ए में है MgOH2, बी में है KOH, सी में है NHO3 हो जाएगा। तो इसका इसमें से जो है यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, MgOH2 हो जाएगा। यहाँ पे MgOH2 हो जाएगा और बी में यहाँ पे KOH हो जाएगा, ठीक है ना, इससे रिएक्ट करेगा तो। और सी में यहाँ पे NHO3 हो जाएगा, NHO3 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका यहाँ पे जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे इसका MgOH2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पे जब रिएक्ट करेगा तो यही यहाँ पे प्राप्त होगा। यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे है एक विद्यार्थी एक दीवार पर दूरस्थ इमारत की छवि को उत्पन्न कर एक उत्तल लेंस की लगभग फोकस दूरी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। उसे दीवार पर धुंधली छवि दिखाई दे रही है। स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए स्पष्ट छवि देखने के लिए, ए में है लेंस को दीवार से हटा देना चाहिए, और बी में है लेंस को दीवार की ओर खिसकाना चाहिए, और सी में है लेंस को इसकी स्थिति के आधार पर या तो दीवार से दूर या तो दीवार की ओर खिसकाया जा सकता है, और डी में है उत्तल लेंस द्वारा दीवार पर कोई छवि प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो इसका यहाँ पे उसे क्या करना चाहिए, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन, और एक बार और क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पे है एक विद्यार्थी एक दीवार पर दूरस्थ इमारत की छवि को उत्पन्न कर एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी का पता लगाने का प्रयास कर रही है, फोकस दूरी का, और दीवार पर धुंधली छवि दिखाई दे रही है। तो उसे क्या करना चाहिए अच्छी मतलब स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए। तो उसे जो है यहाँ पे लेंस को दीवार से दूर हटाना चाहिए, नहीं ये नहीं करना चाहिए, और लेंस को दीवार की ओर खिसकाना चाहिए, नहीं ये भी नहीं होगा। और अगला देखते हैं यहाँ पे, लेंस को इसकी स्थिति के आधार पर या तो दीवार से दूर या तो दीवार की ओर खिसकाया जा सकता है। हाँ यही यहाँ पे यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी मतलब स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए जो विद्यार्थी है जो देख रही है यहाँ पे लेंस को जो है या तो दीवार से दूर करना चाहिए या तो दीवार की ओर खिसकाया जा सकता है, तब उसे स्पष्ट छवि दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। पहला है यहाँ पे कागज के टुकड़े टुकड़े करना, केक पकाना, पटाखे फोड़ना। जो कागज का टुकड़ा टुकड़ा करना है ये तो फिजिकल हो गया, तो यहाँ पे भौतिक ही करना है। हाँ तो ये बात सही है, केक पकाना तो केक पक जाएगा, तो यहाँ पे रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा, ये बात तो गलत है। बी में देखेंगे पानी का उबलना, भोजन पकाना, लोहे को जंग लगना। तो कागज का जलना, दूध का दही जमना, कांच का टूटना। और डी नंबर देखते हैं, यहाँ पे है कांच का टूटना, गेहूं का पीसना, पानी का उबलना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका यहाँ पे जो है डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कांच का टूटना भी फिजिकल है, गेहूं का पीसना भी फिजिकल हो जाएगा, लेकिन जब रोटी बन जाएगी तो यहाँ पे जो है केमिकल हो जाएगा, ठीक है। और पानी का उबलना ये भी फिजिकल हो जाएगा, क्योंकि जब पानी एक बार उबल जाएगा तो उसे पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है, मतलब कि पानी को ठंडा भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे तीनों ही फिजिकल रिएक्शन है, तो इस कारण यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की एक धन आवेशित छड़ और एक ऋण आवेशित छड़ को एक एक करके एक नल से टपकती जल की महीन धारा के नजदीक लाई, किस दिशा में जल की धारा मुड़ेगी। तो किस दिशा में जल की धारा मुड़ेगी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है धन आवेशित छड़ की ओर एक ऋण आवेशित छड़ से दूर, और बी ऑप्शन में है धन आवेशित छड़ और ऋण आवेशित दोनों छड़ों की ओर, और सी ऑप्शन में है धन आवेशित
और ऋण आवेशी दोनों छड़ों से दूर दूर, और डी में है ऋण आवेशी छड़ और धन आवेशी छड़ से दूर। तो इसका ऑप्शन इसमें से कौन सा राइट होगा? तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। धन आवेशित क्षण और ऋण आवेशित दोनों क्षणों की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेवा कार चलाकर अपने ऑफिस से अपने घर जा रही है और 22 किलोमीटर दूर वह 10 मिनट तक 48 किलोमीटर की जो है यहाँ पे चाल से गमन करती है। वह कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए 15 मिनट के लिए बाजार में रुकती है। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 56 किलोमीटर की चाल से फिर आरंभ करती है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल क्या होगी? तो यहाँ पे चाल पूछ रहा है, तो इसकी समस्त औसत चाल क्या होगी? तो इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसको हम हल कर लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो चाल पूछ रहा है, तो यहाँ पे तो आप लोग चाल का फार्मूला लगा दीजिएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा, दूरी बट्टे समय हो जाएगा। तो इसी पर हम रख देंगे। तो यहाँ पे 48 जो चाल है यहाँ पे 48 है, और दूरी यहाँ पे क्या होगा? तो दूरी यहाँ पे पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे दूरी बटे समय जो है यहाँ पे 10 दिया हुआ है। आप लोग देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे समय यहाँ पे 10 मिनट है, और यहाँ पे 48 किलोमीटर की चाल है। यहाँ पे 48 जो है यहाँ पे चाल है, और 10 मिनट यहाँ पे समय दिया हुआ है। औसत चाल पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा दूरी बराबर हो जाएगा 48 गुणे यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो बटे यहाँ पे क्या था, तो इसे भी होगा तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे 8 किलोमीटर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगला हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे T2 एक बार हम निकाल लेंगे। यहाँ पे 14 बटे 14 बटे, आप लोग यहाँ देख लीजिएगा क्वेश्चन में 56 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे समय में? यहाँ पे 56 है। ये देखिए यहाँ पे अपनी यात्रा इतनी चाल दी हुई है, यहाँ पे 56 किलोमीटर, यहाँ पे है 56 किलोमीटर की चाल से, ठीक है, की चाल से यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आगे देखते हैं क्या था यहाँ पे। T2 यहाँ पे T2 बटे यहाँ पे 56 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 56 हो जाएगा बराबर 1/, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 हावर हो जाएगा। तो आगे यहाँ पे देखते हैं औसत चाल बराबर यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा। तो औसत चाल यहाँ पे आप लोग हल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पूरा आ जाएगा, एक बार इसको हम कट कर देते हैं। तो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 10 बटे 60 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 15 बटे प्लस 1/4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है 22 बटे 22 गुणे 12 और बटे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पूरा हल कर लेंगे। यहाँ पे कितना होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 11 गुणे 13 बराबर 11 तियाँ 33 हो जाएगा। तो यहाँ पे 33 किलोमीटर प्रति हावर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 33 किलोमीटर वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, उसका यहाँ पे 33 किलोमीटर प्रति हावर हो जाएगा, और इसका हम देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है चाक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं है। मतलब इसमें से कौन सा सहायक नहीं है? निस्यंदन, निस्तारण, अवसादन, ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पे जो ऊर्ध्वपातन होता है यही सहायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ऊर्ध्वपातन होता है ये नमक मतलब कि जो ऊर्ध्वपातन वाले मिश्रण में होता है वो क्या कहते हैं, गैस बन के अपने आप उड़ जाता है। जो प्रोडक्ट रहता है जैसे कि नमक होता है,
नमक को अगर धूप में रख दिया जाए या कहीं भी, तो वो अपने आप वाष्प बन के उड़ जाता है, तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर होता है, कपूर को भी अगर धूप में रख दिया जाएगा तो धूप में रखने पर वो अपने आप ही क्या कहते हैं, वाष्प बन के उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस कारण यहाँ पे ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, जो है यही सही नहीं है। ये कपूर और नमक के मिश्रण के लिए यहाँ पे सही होगा। लेकिन जो यहाँ पे पानी और चौक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की बात किया है, तो यहाँ पे निस्यंदन भी सही है और निस्तारण भी सही है, अवसाधन भी सही है। यही सही नहीं है, जो सही नहीं है वह वही यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आगे। एक कॉपर सल्फेट पाउडर और गर्म जल की अल्प मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली गई। बी में उपरोक्त में ठंडा करने पर नीले रंग के क्रिस्टल पृथक हो गए। और चरण ए में है एक भौतिक परिवर्तन और बी चरण में भौतिक परिवर्तन, मतलब दोनों में फिजिकल चेंजेस हो रहा है। और बी में है ए एक भौतिक परिवर्तन और बी एक रासायनिक परिवर्तन होगा। ए में रासायनिक परिवर्तन और बी में एक भौतिक परिवर्तन। डी में एक रासायनिक परिवर्तन और बी में एक रासायनिक परिवर्तन, मतलब बोथ में केमिकल परिवर्तन, केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका यहाँ पे जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए जो है रासायनिक परिवर्तन होगा, बी एक भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लोग देख लीजिए, कॉपर सल्फेट पाउडर और गर्म जल की अल्प मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली जाती हैं, तो यहाँ पे जो है अ, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे जो है रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। और बी में देखिए, उपरोक्त में ठंडा करने पर नीले रंग की क्रिस्टल पृथक हो जाती हैं। तो बी में यहाँ पे क्या हो रहा है? तो जो बी है, तो बी में जो हो रहा है यहाँ पे भौतिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो ए वाले में केमिकल चेंज हो रहा है और बी वाले में फिजिकल चेंज हो रहा है। तो इस कारण यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए वाला रासायनिक, बी वाला भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कहा है किसी वस्तु की छाया बनने की परिघटना के बारे में नीचे कुछ कथन दिए हैं, सही कथनों को पहचान कीजिए। सही कथनों की पहचान करनी है यहाँ पे। तो ए में है छाया का साइज प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। बी में है छाया की स्थिति आपतित प्रकाश की दिशा पर निर्भर करती है। और यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में है छाया का रंग वस्तु के रंग पर निर्भर करता है। और अगला है यहाँ पे छाया बनाने की व्याख्या प्रतिबिंब बनाने की अवधारणा से की जा सकती है। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख लीजिए, ए वाले में है छाया का साइज जो है प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, तो ये बात तो यहाँ सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात सही है ए वाला। और बी वाले में है छाया की स्थिति आपतित प्रकाश की दिशा पर निर्भर करती है, तो यहाँ पे ये बात भी सही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों यहाँ पे सही है। और छाया का रंग वस्तु के रंग पर निर्भर करता है, ये बात यहाँ पे गलत है, वस्तु के रंग पर निर्भर नहीं करता है। और डी ऑप्शन में है छाया बनाने की व्याख्या प्रतिबिंब बनाने की अवधारणा से की जा सकती है, ये बात भी यहाँ पे गलत है। तो इस कारण यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और बी सही है, ठीक है। ए और बी सही है, बाकी यहाँ पे सी और डी वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। तो हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन में है 78 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा है नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यशवन में है सितार के तारों को कसने से इससे उत्पन्न ध्वनि का तारत्व कम हो जाता है। और यश में है ध्वनि का तारत्व डोरी में तनाव पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कहा है सितार के तारों को कसने से इससे उत्पन्न ध्वनि का तारत्व कम हो जाता है, तो यहाँ पे ये बात गलत है। और यष्टु में है ध्वनि का तारत्व डोरी में तनाव पर निर्भर करता है, और ये बात तो यहाँ पे सही है। तो इस कारण यहाँ पे यश1 गलत है और यश2 सही है, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथनों को पहचान कीजिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है दोमट मृदा की तुलना में चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर उच्चतर होती है। बी है बलुआ मृदा की तुलना में दोमट मृदा में पानी के रिसने की दर उच्चतर होती है,
ठीक है ना। और आगे है यहाँ पे ऑप्शन में, चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर बलुआ मृदा में पानी के रिसने की दर के बराबर होती है। और डी है, बलुआ मृदा में पानी के रिसने की दर चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर से उच्चतर होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसमें उच्चतर होती है, सही इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से जो डी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग भी, बलुआ मृदा में पानी के रिसने की दर चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर से उच्चतर होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे यही वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जो है, एक शिक्षिका ने तांबे के तार के एक लंबे टुकड़े का एक लोहे की कील पर कुंडली के रूप में लपेटा और परिपथ में पूर्ण करने के लिए एक तार के खुले सिरे को स्विच के रास्ते एक सेल से जोड़ा गया। ठीक है, और स्विच बंद करने पर क्या होगा? तो ए ऑप्शन में है, लोहे की कील एक अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। और दूसरा है यहाँ पे ऑप्शन में, लोहे की कील एक फ्यूज की तार व्यवहार करेगी। और सी है, लोहे की कील एक अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। और डी है, लोहे की कील भी चुंबकित हो जाएगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लोहे की कील होगी वो अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन है, छात्रों में आलोचनात्मक सोच के विकास के लिए शिक्षिका द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रिया पर जोर दिया जाना चाहिए? तो किस क्रिया पर जोर दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं। ये यहाँ से पेडागोजी के क्वेश्चन है आपके, तो 20 कंटेंट के रहते हैं और जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो पेडागोजी से रहते हैं। तो पूरे टोटल 30 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है पेडागोजी का। ठीक है, तो आगे देखते हैं, हम ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन में क्या कहा है? तो ऑप्शन में है, इसके और सुधार के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा करने की इच्छा। और बी में है, उन पहलुओं की पहचान करना जो अपनाए गए तरीके के लिए और उसके खिलाफ है। और सी है, वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। और डी है, दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसका यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही है। और बी में है, उन पहलुओं की पहचान करना जो अपनाए गए तरीके के लिए उसके खिलाफ होते हैं। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी सही है। वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, दूसरे के दृष्टिकोण को सम्मान करना, ये बात नहीं सही है। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे इस कारण यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए और बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान और उसके प्रकर्मों की सही व्याख्या नहीं करता है? पहला है, विज्ञान अधिगम का एक अंतः विषय परक क्षेत्र है। और बी है, वैज्ञानिक उस सिद्धांत को अधिक श्रेय देते हैं जो कुछ मान्यताओं के आधार पर अवलोकनों की एक बड़ी संख्या की व्याख्या करता है। और सी नंबर में ऑप्शन में है, नए प्रमाणों की रोशनी में विद्यमान विज्ञान सिद्धांतों और नियमों को छोड़ा जा सकता है। और डी है, एक अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत को झूठा साबित करने की संभाव्यता नहीं होनी चाहिए। तो इसका इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है। यहाँ पे एक अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत को झूठा साबित करने की संभाव्यता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए ऑप्शन में है, विज्ञान की सराहना के बारे में। बी है, विज्ञान प्रकृति की व्यक्तिगत खोज है। सी है, विज्ञान मूल्य मुक्त और निष्पक्ष है। डी है, विज्ञान के सामाजिक प्रयास है। तो इसका इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका इसमें से डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, विज्ञान सामाजिक प्रयास है। आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जा सकता है, विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन मतलब या प्रकृति क्या है? तो विज्ञान एक सामाजिक प्रयास है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है, विज्ञान की पाठ्यचर्या के ऐतिहासिक रूप से वैध होने की क्या आवश्यकता है? ए में है, यह समझने में मदद करता है कि कैसे सामाजिक कारक विज्ञान के विकास को प्रभावित करते हैं। और अगला ऑप्शन है इसमें, यह शिक्षार्थियों को विज्ञान को अचूक के बारे में देखने में मदद करता है। और सी है,
विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं, यह सराहना करने में शिक्षार्थियों की मदद करना। और डी ऑप्शन में है, यह विज्ञान में पश्चिमी देशों की उपलब्धि को दिखाने में मदद करता है। तो इसका इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें से जो है डी वाला ऑप्शन तो सही नहीं है। और विज्ञान की अवधारणा समय के साथ कैसे विकसित होती है, सराहना करने में शिक्षार्थियों की मदद करना, यहाँ पे ये वाला भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें से ऊपर वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जैसे कि दिया हुआ है, यह समझने में मदद करता है कि सामाजिक विज्ञान के विकास में प्रभावित करती है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। यह शिक्षार्थियों को विज्ञान को अचूक के बारे में देखने में मदद करता है। ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी यहाँ पे ऑप्शन राइट है। तो इस कारण यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्या पूछा है 85 नंबर क्वेश्चन में? तो इसमें कहा है यशवंत दियर इज ए, यहाँ पे हम हिंदी वाला देख लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे इंग्लिश वाला ही देख लीजिएगा। यशवंत दियर इज ए पैराडाइम शिफ्ट इन द साइंस। ठीक है, और यश टू में है व्हेन टू मेनी इनकॉन्सिस्ट ऑब्जर्वेशंस accumulate then the current theory in is in crisis। ठीक है, सॉरी। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आई थिंक इसमें से यश 1 और यश 2 दोनों सही है। देयर इज ए पैराडाइम शिफ्ट इन साइंस, इसमें से ये वाला ऑप्शन भी राइट है। ठीक है, यहाँ पे ये भी वाला ऑप्शन राइट है, फर्स्ट वाला। और यश 2 में जैसे कि कहा है वन टू मैनी इनकॉन्सिस्टेंट ऑब्जर्वेशंस एक्यूमुलेट देन द करंट थ्योरी इन द कैरेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी राइट है। ठीक है, यस 1 और एस 2 करेक्ट मतलब एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग हिंदी वाला भी एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि थ्योरी टाइप के दिया गया है और इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से कहा है प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे कि अतः वे तड़ित से डरते हैं और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण है। यह हुआ कि अब वास्तव में हम यह जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। सन 1775 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों से उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन देख लीजिए। उपरोक्त उदाहरण में विज्ञान के किन पहलुओं का प्रकाश डाला गया है? एक सार्वत्रिक वैज्ञानिक प्रक्रम विद्यमान है, साइंस इन द टेंटेटिव इन नेचर। और सी वाले में है साइंस इज द बेस्ड इन द एम्पायरिकल एविडेंस। और डी में है लॉ एंड थियरी प्ले इन सेंट्रल रोल इन द डेवलपिंग साइंटिफिक नॉलेज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका जो है यहाँ पे जो है सी वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है। यहाँ पे आप लोग भी देख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन यही वाला है, विज्ञान अनुभाविक प्रमाण पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ आपके छात्रों के मध्य सहायक होगी? पहला है जांच के माध्यम से तत्काल पर्यावरण की खोज। बी है शिक्षार्थियों को विज्ञान की अवधारणाओं और सिद्धांतों को याद करने के लिए कहना। और सी में है छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। और डी में है प्रयोग और खुले विचारों के माध्यम से सत्य के मूल्यों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? इसका जो है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहा है छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बात भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो कहा है प्रयोग और खुले विचारों के माध्यम से सत्य के मूल्यों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये भी सही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा सही आंसर यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग भी, ए वाले में है। जैसे कि यहाँ पे है जांच के माध्यम से तत्काल पर्यावरण की खोज, तो ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। और यहाँ पे छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, यहाँ पे ये भी सबसे ज़्यादा आंसर सही है। ठीक है, ये याद तो हमें कराना नहीं है, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन में केवल 2 ऑप्शन सबसे ज़्यादा मतलब सही है। तो इस कारण यहाँ पे ए एंड सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो 88 नंबर क्वेश्चन में कहा है, आप कक्षा में लोहे पर जंग लगना की चर्चा कर रहे हैं। आप विद्यार्थियों से कहते हैं कि लोहे की कील पर जंग लगने के लिए आर्द्र वायु आवश्यक है। आपका एक विद्यार्थी पूछता है कि क्या लोहे की कील को उबलते जल में रखने पर उस पर जंग लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। तो बालक यहाँ पे आई थिंक शिक्षार्थी जो स्टूडेंट है क्या उत्तर यहाँ पे देंगे। उससे प्रश्न आप किस प्रकार उत्तर देंगे। विद्यार्थियों को सहपाठियों संग प्रश्न पर चर्चा करने और उत्तर ज्ञात करने के लिए कहेंगे आप। और अगला ऑप्शन में है कि विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक को पढ़ने और अगली कक्षा में उत्तर देने के लिए कहेंगे। और सी वाले ऑप्शन में है, विभिन्न परिस्थितियों में कील को रखकर एक खोज की अभिकल्पना करने और परिणामों को कक्षा के साथ साझा करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करेंगे। और डी वाले ऑप्शन में है, विद्यार्थियों को प्रश्न का सही उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा का निराकरण करेंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो इसका जो है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। विभिन्न परिस्थितियों में कील को रखकर एक खोज की अभिकल्पना करने और परिणामों को कक्षा के साथ साझा करने में विद्यार्थियों की सहायता करेंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक घोल परीक्षण द्वारा नमक एवं चीनी की पहचान करने के लिए जांच उपागम का प्रयोग करना चाहता है। निम्नलिखित कार्यों को करने का सही क्रम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन में है, विद्यार्थियों को नामांकित अज्ञात नमूने ABCD दिए गए जो चीनी, नमक, फिटकरी और रेत हैं। और भी है, विद्यार्थियों को सजीव चित्रण द्वारा यह दिखाने में सहायता की गई कि पदार्थ विभिन्न परमाणुओं से बने और इसलिए कि वे भिन्न प्रकार से घुलते हैं। ठीक है, और सी में है, विद्यार्थी पदार्थ A, B और C, D घुलनशीलता के परीक्षण विभिन्न द्रवों में करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे इसका आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका ACB हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एक लोकतांत्रिक विज्ञान कक्षा का चित्रण नहीं करता है। तो ए ऑप्शन में है, शिक्षक विद्यार्थियों को अपने भाव प्रकट करने के लिए एक सुरक्षित स्थान देता है। और अगला है यहाँ पे, शिक्षक अनुशासन को बनाए रखने के लिए नैतिक अधिकारी की ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे शिक्षक विद्यार्थियों को सांस्कृतिक विविधता की समझ उत्पन्न करता है। शिक्षक विद्यार्थियों को निर्णय लेने के प्रकरणों पर चर्चा करने और प्रश्न उनके निर्णयों का आधार क्या है इस पर प्रश्न पूछने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करती हैं। तो हाँ, ये बात तो यहाँ पे सही है, सही कहा है इन्होंने। तो इसका यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इससे भी ज़्यादा सही आंसर इसमें कौन सा है। तो यहाँ पे जैसे कि कौन सा यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, हाँ यहाँ पे नेगेटिव आंसर पूछा है। तो यहाँ पे सभी आंसर सही हैं, लेकिन यहाँ पे अनुशासन को बनाए रखने के लिए कहा है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक अनुशासन को बनाए रखने के लिए नैतिक अधिकारी की भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे ये बात गलत है। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपके 6 डेट के 2023 जो ऑनलाइन वाला एग्जाम हुआ था, 6 डेट का पूरा फुल पेपर था साइंस का, 30 क्वेश्चन थे। तो आप लोग भी पूरे 30 क्वेश्चन हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, तो आपके ऑनलाइन वाला जो एग्ज़ाम होता था, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेवल अच्छा खासा था। और इसी टाइप का लेवल जो है ऑफलाइन में भी आएगा। ठीक है, लेकिन जो इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को शॉर्ट में पूछा जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं रहेगा, छोटे में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन लेवल यही रहता है। ठीक है, तो अगर आप लोग ऑनलाइन वाले जितने एग्ज़ाम हुए हैं साइंस के लिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इससे आपका पेपर पास हो जाता है। ठीक है, तो इससे आपका पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर देखिएगा। और जो भी मेरा तो जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं सारे प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज़रूर देखिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ से जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूँगी, 23 के और क्या कहते हैं 21, 22 और ऑफलाइन के भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पेपर के पहले ही। ठीक है, तो आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।